So, hey guys, welcome back to YouTube channel. So finally we are back with a मॉडर्न फिजियोलॉजी सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक अपना मसल फिजियोलॉजी तक देख लिया था। मसल फिजियोलॉजी पढ़ा था हम लोगों ने पिछले वीडियो में। आज हम लोग एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडिपोज टिश्यू की अगर बात करते हैं तो इसमें जो आपके एनसीएसएम सिलेबस में दिया हुआ है उसमें वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बताना है और स्किन, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं आता है, जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हो और अगर एग्जाम्स आपके पास में आ रहे हैं, जैसे बहुत लोगों के एग्जाम्स पास आने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखा करिए कि कोई भी टॉपिक को आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है लाइन बाय लाइन कि यार ये वाला एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये छूट गया। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको किसी एक टॉपिक पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है VLDL, ठीक है, तो आप अगर आ गया ये एग्जाम में VLDL क्या होता है, तो 2 पन्ने का आप कुछ ना कुछ तो बना के लिख सकते हैं। इतना आपको आना चाहिए। LDL आ गया तो क्या 5 नंबर में आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि हाँ कि ना? अगर लिख सकते हैं तो दैट्स ऑल, दैट्स इनफ। आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आएगा टाइम तब आप इसके बारे में और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो एक सब्जेक्ट हो सकता है बहुत अच्छे से आ जाए, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और ज़रूरी नहीं है ये वाला सब्जेक्ट जो इतना डीप में है, वास्ट में है, वो आप रिटेन करके रख पाएँ। रिटेन करना मुश्किल होता है, रिविजन्स चाहिए होते हैं, मल्टीपल रिविजन्स, तब जाके चीज़ें रिटेन हो पाती हैं। इतने ईज़िली चीज़ें नहीं रिटेन हो पाती है। अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कल भूल जाएँ, तो कल आके फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी ये चीज़ ध्यान रख के आपको आगे चलना है। तो अगर हम लोग एडिपोज़ टिश्यू की बात करें तो उसके अंदर क्या आता है, इसमें लाइपोप्रोटीन्स के बारे में बताना है हम लोग को। लाइपोप्रोटीन हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि एक टाइप का कार्गो शिप होता है ब्लड स्ट्रीम में, जो कि डिज़ाइन होता है ट्रांसपोर्ट करने को हाइड्रोफोबिक लिपिड, जिसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, थ्रू एन एक्वस एनवायरनमेंट। मतलब जो सॉल्युबल जो एक्वस एनवायरनमेंट और क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक लिपिड एनवायरनमेंट, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे पानी और तेल। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं वो इन्हीं फैट को और ब्लड को, जो एक्वस एनवायरनमेंट है वो इसके अंदर सॉल्युबल बनाता है, इसको पकड़ के ले जाता है ब्लड में, ताकि ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में फैल सके और जो सेल्स हैं हमारे, सेल्स में जाकर वो यूज अप हो पाए। फैट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और ब्लड जो होता है हमारा वो सारी जगहों पे लेकर जाता है। तो अब ब्लड में तो सॉल्युबल नहीं है जो फैट्स होते हैं, तो उसको एक तरीके से किसी कैरियर की ज़रूरत होगी। तो कैरियर का हम लोग नाम देते हैं लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है? इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो अगर इसके हम लोग अंदर जाते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, तो कोर स्ट्रक्चर एक स्पेरिकल माइक्रो मशीन की तरह हम लोग इसे देख सकते हैं कि जो भी लाइपोप्रोटीन होता है, एवरी लाइपोप्रोटीन शेयर्स अ कॉमन आर्किटेक्चर। अब कौन-कौन से चीज़ें होती हैं इसके अंदर? तो पहला है द हाइड्रोफोबिक कोर, जो मतलब पानी से डरता है। और कोर होता है, ये क्या कंटेन करता है? कंटेन नॉन पोलर लिपिड। अब नॉन पोलर लिपिड का मतलब ये होता है कि ऐसा लिपिड जिसका जो कि नॉन पोलर नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टाइप का नहीं है इसमें, ठीक है? अब इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, टैग एंड पॉलीएस्टेराइल एस्टर्स, CE। ठीक है, दूसरी चीज़ है द एम्फीपैथिक शेल। अब इसमें क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड जो होता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल
एंड एपोलाइपो प्रोटीन। लाइपो अब क्या होता है एपोलाइपोप्रोटीन्स का रोल, तो अब इसके बारे में देखते हैं हम। तो जो एपोलाइपोप्रोटीन होता है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन ही होता है, ठीक है। ये लिगैंड्स होते हैं उन रिसेप्टर्स के लिए, ताकि जो भी मतलब एंजाइम है वो एक्टिवेट हो पाए, ठीक है। उनके लिए ये लिगैंड की तरह काम करता है, ठीक। सिंपल, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग एपोलाइपोप्रोटीन की बात करते हैं, तो ये प्रोटीन पार्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन होता है। एक इस तरीके से सोचिए कि एक पार्टिकल है जिसका ये हार्डवेयर का पार्ट है। बिना इसके प्रोटीन, मतलब इन प्रोटीन्स के बगैर फैट जो है, फैट जिसको हम लोग लिपिड बोल रहे हैं, वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं कर सकते। और जो स्पेसिफिक सेल्स के पास जिन जाना है, सेल्स उनके पास जा नहीं पाएंगे। ये एपोलाइपोप्रोटीन इतने ही ज़रूरी हैं कि इसको, मतलब जो लिपिड्स हैं उनको ले जाए और सेल्स तक ब्लड में डिसॉल्व करके, ठीक। इतनी चीज़ें पता चल गई। अब इसके कोर फंक्शन क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो इस सॉल्युबलाइजेशन, मतलब सॉल्युबलाइज करवाता है। दूसरा, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लाइपोप्रोटीन को। और तीसरा ये होता है कि ये सिग्नलिंग की तरह काम करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं कि एक तरीके से चाबी की तरह काम करता है कि एंजाइम्स को टर्न ऑन करे या फिर सेल रिसेप्टर्स से बाइंड करे जाकर, तो ये उसका सिग्नल देता है, ठीक। एपोलाइपोप्रोटीन, एपोलाइपोप्रोटीन के लिए आपके सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है कि एपोलाइपोप्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है। बस लाइपोप्रोटीन्स, इन वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप पढ़िए। तो अब आग कंटिन्यू करते हैं। एपोलाइपोप्रोटीन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या था। अब कुछ नाम होते हैं, जैसे एपोबी 100, एपोबी 48, एपो C2, एपो ई। तो इनके अलग अलग काम होते हैं, उनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। रोल ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन। तो और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने सपोर्ट का, कि हम लोग 15 के सब्सक्राइबर्स का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है हम लोगों ने। और इस तरीके से अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो जल्द ही हम लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, और आपके लिए जितना ज़्यादा अच्छे कंटेंट को ला सकूं उतना लाऊंगा। देखो, जब जब मैंने चालू करा था तब इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी यूट्यूब पे। अब धीरे-धीरे जब लोगों ने देखा कि यार इसमें स्कोप है, इसमें चीज़ें करी जा सकती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक लूप होल है, तो लोग भी आए। और बहुत अच्छे-अच्छे लोग काम कर रहे हैं इसमें। मैं बहुत एप्रिशिएट करना चाहता हूँ हर एक इंसान को जो बीएमएस को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। मेरा मकसद बस यही था कि बीएमएस में जो कंटेंट नहीं पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से सारा कंटेंट डाल दूँ। और मतलब ऐसा ना हो कि यार कोई बच्चा कुछ सर्च कर रहा है बीएमएस के फर्स्ट ईयर के बारे में, उसको कुछ मिल नहीं रहा, उसको समझ नहीं आ रहा, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, सीनियर्स को खुद नहीं आता, तो कहाँ जाएँ वो? तो यूट्यूब पे सारा कंटेंट होना चाहिए। और अब मुझे धीरे-धीरे लग रहा है कि हाँ, बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए अच्छा-अच्छा कंटेंट लोग ला रहे हैं। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैंने मन से पढ़ाया। हो सकता है छोटी-मोटी कोई भूल-चूक हो रखी हो शुरुआत में, कहीं कोई इधर-उधर पॉइंट हो गया हो। बट जितना मुझे आता था, आई हैव डन माय 100% कि मैं आपको उतना 100% दे पाऊँ। बाकी डे बाय डे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले के कंपैरिज़न में हम लोग बहुत अच्छे पोज़ीशन में हैं, और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करें, बस इतना ही चाहिए। बाकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आप बस सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है? दीज़ आर जस्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मैं सोच रहा था एक Q&A सेशन रखूँ आप लोगों के लिए। तो कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, ठीक है?
मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर जवाब दूँगा। Q&A सेशन रखूँगा या फिर अभी जल्दी में किसी दिन लाइव आऊँगा। तो मतलब होता नहीं है कि यार बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, जो लोग मेरे से सीरियसली होके पढ़ रहे हैं, जिनको मेरा कंटेंट समझ में आता है, मेरी पढ़ाई मतलब मेरा पढ़ाना समझ में आता है, उन लोगों के लिए मैं रखूँगा लाइव सेशन और आमने-सामने आके अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? फिर अच्छे से मतलब बैठ के बात करेंगे, कहाँ से मैं हूँ, कहाँ से आया, आप लोग की क्या जर्नी है, हर चीज़ के बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे। एपोबी 100 ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। और जैसे मैंने मेंबरशिप चालू करी थी और ये जो है मॉडर्न एनाटॉमी की कुछ वीडियोज़ मेंबरशिप में डाली थी। तो ये देख के अच्छा लगता है कि लोग इतना भरोसा कर रहे हैं कि हाँ, ये वीडियोज़ अच्छी हैं, तो मेंबरशिप लिया जाए। 1-2 वीडियोज़ मैंने उसकी फ्री भी रखी हैं कि हाँ, देख लो कि किस तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो लो। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कोई वो भी नहीं रखा। तो मैं बस इस तरीके से कर रहा हूँ कि यार आप लोगों का मदद हो पाए, बस। बाकी आप लोगों की मदद से तो मेरी मदद होगी होगी, ज़ाहिर-सी बात है। कुछ अगर अच्छा करेंगे तो बदले में अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए क्या होगा, क्या नहीं होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, बस करते जाना है, बाकी अच्छा ही होगा। एपो सी 2 एपोसी क्या देखो एपोबी क्या होता है, ये हर माइक्रोन के लिए यूनिक होता है। ये इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज़ होता है, बस इसके बारे में इतना ही जान के रखिए। जो एपोसी होता है, ये एसेंशियल कोफैक्टर होता है, जो कि एक्टिवेट करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज़ को, एलपीएल को, ठीक है? अब जैसे बहुत सारी टर्म्स होते हैं जो पहली-पहली बार सुनते हैं और बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं। जैसे लाइपोप्रोटीन लाइपेज़ क्या होता है? तो कुछ-कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लाइपोप्रोटीन क्या होता है? लाइपेज़ क्या होता है? लाइपेज़ के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, लाइपोप्रोटीन भी आप जान रहे हैं। जिसमें लाइपो का क्या मतलब है, प्रोटीन का क्या मतलब है, लाइपेज़ का क्या मतलब है। अब ये आपके ऊपर है कि दिमाग लगाइए और बताइए क्या है, कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है? दैट एक्टिवेट्स हर चीज़ देखो पढ़ाई नहीं जा सकती और हर चीज़ कोई पूरा पढ़ भी नहीं सकता। पूरा पढ़ भी लेगा तो याद नहीं कर सकता। इसीलिए एक कॉमन सेंस आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो वो धीरे-धीरे पढ़ाई जब आपकी बढ़ती जाएगी तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है? तो एपोई क्या होता है? ये एक तरीके का पासपोर्ट होता है। द पासपोर्ट फॉर लीवर री-एंट्री। देखो मुझे बाकी फीडबैक चाहिए आपके, कि क्या करना चाहिए मुझे और? आप लोग जितना बताते रहेंगे कि यार ये वाली चीज़ करिए, यहाँ पे ये वाला चीज़ लाइए, ये वाली सीरीज़ लाइए, जल्दी से बता दीजिए नेक्स्ट सीरीज़ कौन-सी लानी है। उसके बाद ये बताइए कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। शायद पिछली कुछ वीडियोज़ में आया था कि वॉइस क्वालिटी थोड़ी बिगड़ रही है, तो मैंने वो सोचा वॉइस क्वालिटी भी अच्छी कर लेते हैं, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो गई है मेरे हिसाब से। और क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं जो मैं कर सकता हूँ? क्या मुझे फेस दिखाकर पढ़ाना चाहिए या फिर कोई अलग से कोर्स निकालना चाहिए? मैंने अभी जल्दी में पोल लगाया था और एक गूगल फॉर्म निकाला था कि जिसको भी इंटरेस्ट है बताए। तो बहुत ज़्यादा लोगों का तो नहीं आया था बट हाँ, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट दिखाया था। तो वो भी मैं चाहता हूँ कि हाँ, आप बताइए कि स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं? क्रैश कोर्स चाहते हैं या पूरा एक बीएमएस का पूरे उसका चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप लाइव क्लासेस चाहते हैं? या फिर लाइव गाइडेंस चाहते हैं? कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। या फिर किस तरीके की वीडियोज़ बनाऊँ? कौन-सा कंटेंट लाऊँ? सब कुछ सेकंड टर्म का स्टार्ट करूँ? तो बताइएगा। सेकंड प्रॉफ का भी मैं चालू करने वाला हूँ शायद। इसके बाद शायद सेकंड प्रॉफ का ही चालू करूँगा। अभी चरक संहिता अष्टांग रिदम पे मैं नहीं जा रहा। आई वांट कि यार चरक संहिता जब भी मैं स्टार्ट करूँ, एक पीजी लेवल तक का बताऊँ चीज़ें और जितना सिम्प्लीफाई हो सके उतना सिम्प्लीफाई करके बताऊँ। बाकी
ठीक है, अभी मुझे लगता है कि अभी टाइम है। चरक संहिता में जब मैं स्टार्ट करूँगा, दी बेस्ट सीरीज़ होगी। पदार्थ विज्ञान की मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी ना, वो आप कहीं किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा जाके। अगर पदार्थ विज्ञान की सीरीज़ मेरी खराब निकलती है, तो बताइएगा। क्योंकि मुझे भरोसा है कि यार मेरी पदार्थ विज्ञान की जो सीरीज़ मैंने बनाई थी, वो बहुत अच्छी है और मतलब अच्छी है। मैंने अपना पूरा नॉलेज और पूरी सारी चीज़ें उसमें लगा के बनाया है। उसके स्लाइड्स बनाई हैं, उसकी चीज़ें बनाई हैं। अलग-अलग बुक से रेफ़रेंस ले लेके बहुत सारी बुक से उसमें रेफ़रेंस लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बस मुझे फ़ीडबैक चाहिए। आप फ़ीडबैक देते रहिए, बात करते रहिए, बोलते रहिए, तब मुझे अच्छा लगता है। जैसे कुछ मतलब व्यूज़ आते हैं, चीज़ें आती हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं, मेंबर्स आते हैं, लेकिन बोलते रहिए कि छोटी-छोटी चीज़ों पे कि हाँ, कहाँ मतलब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मतलब छोटी-छोटी जो इंटरैक्शंस होती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो अच्छा लग रहा है उनको, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा अ, स्ट्रक्चर की बात कि हाँ, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसमें एपोलाइपोप्रोटीन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वीएलडीएल की, जो हमारे पहला टॉपिक है एनसीएसएम सिलेबस के अंदर। तो वीएलडीएल क्या होता है? तो ये वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, इसका फुल फॉर्म है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सिंथेसाइज इन लीवर, साइज्ड इन लीवर। अब क्या करता है लीवर में, तो सिंथेसाइज हो गया। इसके आगे ये लिख लेते हैं टू एक्सपोर्ट टैग्स। टैग्स अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, टैग्स क्या था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। ठीक है, टैग्स डिराइव्ड फ्रॉम एक्सेस डाइटरी कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स और फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, तो इतना चीजें समझ में आ गई। सिंथेसाइज इन द लीवर टू एक्सपोर्ट टैक्स डिराइव्ड फ्रॉम एक्सेस डाइटरी कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड। जो हमारे खाने में एक्सेस कार्ब्स और डाइट फैटी एसिड्स होते हैं, उससे टैक्स जो बनता है, उसको एक्सपोर्ट करने में काम करता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब सिंथेसिस की बात करें, तो असेंबल्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपेटोसाइट्स यूजिंग एपीओ बी 10 100 एपीओ 100। पहला है सिंथेसिस। अब लीवर में सिंथेसाइज होता है, इतना तो पता चल गया, लेकिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, कौन से सेल्स होते हैं, उनकी बात करेंगे। अब असेंबल्ड इन द ईआर हम लोग को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ऑफ हेपेटोसाइट्स यूजिंग एपीओ बी 100। दूसरा है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या होता है कि जो वीएलडीएल होता है, वो एंटर करता है ब्लड में और एक्वायर करता है एपीओसी 2 को और एपीओई फ्रॉम एचडीएल। ठीक है, वीएलडीएल enters the blood and acquire APOC2. APOC2 and APOE from HDL। फिर बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है। तो मेटाबॉलिज्म की बात करें, जब वीएलडीएल सर्कुलेट करता है तो वो क्या होता है कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज से जाके मिलता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कैपिलरी वॉल्स ऑफ एडिपोज एंड मसल टिश्यू। ठीक है। तो जो एपीओ सी टू होता है वो एक्टिवेट करता है एलपीएल, मतलब लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो था उसको एक्टिवेट करता है। जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है वो हाइड्रोलाइज करता है टैक्स को। टैक्स क्या था? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो उसको हाइड्रोलाइज करता है, क्या किस में तोड़ता है? ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखो, एज वी एल डी एल, वी एल डी एल क्या था बताइए जल्दी से, फुल फॉर्म अभी पढ़ा था आपने। इट एनकाउंटर्स lipoprotein lipase LPL on the capillary walls of adipose and muscle tissue। अच्छा बताइए, जो सेकेंड ईयर का अगर मैं सब्जेक्ट्स चालू करूंगा तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट आप पहले से आते हैं कि सबसे पहले ये वाला सब्जेक्ट हो हमारा? ठीक है, बताइएगा। मैं चाह रहा हूँ ये वाले जो बच्चे हैं ना मेरे, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ये आगे भी मेरे साथ जुड़े रहें, और मतलब ठीक है, जब तक बीएमएस तक निकलते हैं तब तक मैं उनकी हेल्प करता रहूँ। फर्स्ट ईयर वाले तो आके जो वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं उसे देख के हेल्प तो ले रहे हैं। बाकी जो सेकंड ईयर में और कम लोग हो जाते हैं, तो इसलिए सेकंड ईयर को मैं टारगेट करूंगा। और जितनी वीडियोस नहीं बनी, कोई अच्छी वीडियो मतलब कोई अच्छा चैनल नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार बनाऊं अच्छा कंटेंट, ताकि मुझे देख के लोग और इंस्पायर हो और नए नए चैनल्स बनते रहें। ठीक है। मसल टिश्यू, APOC2 जो था वो एक्टिवेट करता है लाइपेज को, LPL को, LPL लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। और जो LPL होता है, LPL वो हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइज द टैक्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स, FFAS। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, कौन सा नंबर है? फोर्थ, ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, ये वाली सारी चीजें मैंने नोट्स पहले बनाए थे, और उस नोट्स बना के अच्छे तरीके से मैंने सारी जो नॉलेज थी, जो बुक की है चीज़ें लिखी हैं मैंने, सारी चीज़ों को एक शॉर्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी, मैं सारी इसमें डाला, और मैंने चाहा कि यार जितना छोटे से छोटा हो सकता है उतने छोटे से छोटे करके नोट्स बनाऊं। ठीक है। तो एज टैक्स, और कुछ चीज़ें मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, और आपके एनसीएसएम सिलेबस के अंदर भी उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ी हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप बुक खोल सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है। एज टैक्स लॉस्ट, टैक्स जो था वो खत्म हो गया, तो जो वीएलडीएल था, वीएलडीएल श्रिंक हो गया, और वो क्या बन गया? वीएलडीएल रेमिनेंट, वीएलडीएल रेमिनेंट, ऑल्सो नोन एज आईडीएल। आईडीएल क्या होता है? आईडीएल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि बुक खोली और पूरा बताना चालू कर दिया। अब देखो, जैसे वीएलडीएल अगर आता है 5 नंबर में, तो आपको इतना ही लिखना है, इतना ही अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख देते हैं तो आपको 100% अच्छे नंबर ही मिलेंगे। फिर आता है एलडीएल की बात। एलडीएल, इसको कोलेस्ट्रॉल कैरियर भी बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल कैरियर। अब इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना।
जो लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। बट इसका फिजियोलॉजिकल जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल रोल इज वाइटल। क्या वाइटल है, क्या काम करता है? ये डिलीवर करता है कोलेस्ट्रॉल को टू योर पेरिफेरल टिश्यू। क्यों? ताकि मेम्ब्रेन सिंथेसिस हो पाए, स्टीरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन हो पाए, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव होते हैं, है ना। वाइटल, डिलीवरिंग कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू फॉर मेम्ब्रेन सिंथेसिस एंड स्टीरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन। स्टीरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन। अब इसको भी पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन, तो जो आइडियल था, आइडियल का क्या फॉर्म था, चलो बताओ। इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन loses more tax via hepatic lipase, hepatic lipase, and loses all apoprotein except ApoB100, becoming LDL। ठीक है, LDL बन गया। जो देखो, अब फिर से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे टैक्स था, टैक्स लॉस्ट हुए, जो VLDL था वो श्रिंक हुआ, और VLDL के रेमिनेंट्स बचे, जिसको हम लोग ने बोला आइडियल। अब आइडियल जो थे, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो और ज्यादा टैक्स को लूज करा वाया हिपैटिक लाइपेज। अब ये जो एंजाइम हिपैटिक लाइपेज और यहाँ पे LPL था जो, ठीक है, तो ये दोनों LPL लाइपोप्रोटीन लाइपेज और हिपैटिक लाइपेज, ये दोनों काम कर रहे थे, और इसकी मदद से जो आइडियल था, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो उसने सारे एपोप्रोटीन्स को खो दिया। और कौन कौन सा बचा लिपोप्रोटीन? एपो B100, एपो B100 बचा, और क्या बना दिया? LDL। ठीक है, अब LDL रिसेप्टर्स की बात करते हैं। तो सेकेंड इज द LDL रिसेप्टर। तो टिश्यू रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज LDL वाया द एपो B100, B100 लाइगेंड। इंटरनलाइजेशन की बात करें, इंटरनलाइजेशन, तो देखो, जो LDL था, द LDL और LDLR कॉम्प्लेक्स। अब LDL क्या है? कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस। LDL तो पता है, LDLR क्या होगा? सिंपल रिसेप्टर। अभी हम लोग ऊपर बात करें ना LDL रिसेप्टर, तो LDL LDR जब जोड़ते हैं तो LDL LDLR कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इज इंटरनलाइज्ड वाया क्लैथरिन कोटेड पिट्स। बस ये याद करने वाली चीज है। फिर इसके बाद क्या होता है? रेगुलेशन। रेगुलेशन की बात करें, कैसे रेगुलेट होता है? देखो, जो हाई इंटरनल, हाई
इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल था। तो देखो जो दो सेल्स के बीच में, सेम टाइप के सेल्स के बीच का कोलेस्ट्रॉल है, द इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल है, वो इनहिबिट करता है HMG coenzyme A reductase, the rate limiting enzyme of cholesterol synthesis. एंड डाउनग्रेड करता है, एंड डाउनग्रेड डाउनग्रेड बोल रहा हूँ, डिसरेगुलेट नहीं, डाउन रेगुलेट बोलेंगे ना, डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ LDL receptors to prevent overloading. ठीक है, कितनी चीजें हो गई। तो इतनी चीजें LDL के बारे में आपको जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और बस इतना बताना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जब भी बढ़ता है, जैसे रिपोर्ट्स आती हैं आपकी, तो उसमें अगर LDL की मात्रा बढ़ी होती हुई मिलती है आपको, तो ये समझ जाइए कि आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है HDL। HDL को हम लोग रिवर्स कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब मैंने जैसे बोला कि LDL की ज़रूरत है, मतलब LDL बढ़ गया है, तो LDL बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर HDL जो होगा वो आपको आके बचाएगा। HDL रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, RCT। अब देखो, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। क्यों? बिकॉज इट स्कैवेंजेस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू एंड रिटर्न इट टू द लीवर। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया कि जो HDL था वो एक तरीके से जो बैड कोलेस्ट्रॉल था उसको खत्म कर रहा है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको खाया जा रहा है फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू, और वापस उसे भेज देता है, जाओ वापस जाओ अपना लीवर में। ठीक है, अब इसके बाद डीप कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं HDL फंक्शन के? तो सबसे पहले नेसेंट HDL, अकेला एकदम खाली है जो, तो ये कहाँ से बनता है? सिक्रीटेड बाय लीवर, पिंक से लिखते हैं, सिक्रीटेड बाय लीवर एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर दूसरी बात करें, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स। कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स क्या होता है? ये सब HDL के मतलब डीप कॉन्सेप्ट को कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट्स की बात करें तो ये पिकअप करता है फ्री कोलेस्ट्रॉल कॉल फ्रॉम द सेल्स वाया ABCA1 ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इट पिक्स अप फ्री कोलेस्ट्रॉल। देखो जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो सारी मैं बताता हूँ, बाकी जो भी इसमें आपको याद करने वाली चीजें हैं उन पे ज्यादा मैं फोकस करता हूँ कि हाँ ये वाली चीजें आपको याद करनी है, इसलिए मैं ये वाली चीजों को नोट्स में आपके डाले दे रहा हूँ। बाकी आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू कितना ज़्यादा आप वर्ड्स को इधर-उधर करके, वर्ड्स के साथ खेल के
आप कितना ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, बट आपको जो फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, जो मैं यहाँ पे आपको सारी दिए दे रहा हूँ। ठीक है? पिक्स अप फ्री कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम सेल्स वाया द ABCA1 ट्रांसपोर्टर। अब एस्टेरिफिकेशन की बात करें, क्या होता है एस्टेरिफिकेशन? एस्टेरिफिकेशन का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। हो सकता है कि उस वक़्त पढ़ाई नहीं करी होगी तो भूल गए होंगे। ठीक है? तो एस्टेरिफिकेशन की बात करें तो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करने के लिए अब किस चीज़ से अब बढ़ रहा है तो बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। तो क्या हो गया कि कोलेस्ट्रॉल को बाहर डिफ्यूज़ करने से रोकने के लिए एंजाइम LCAT लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल ट्रांसफरेट एक्टिवेट होता है बाय एपोप्रोटीन जो एपोA1 है उससे कन्वर्ट करता है फ्री कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्टेराइल एस्टर्स में, जो कि मूव करते हैं इनटू द कोर एंड मेकिंग द HDL स्पेरिकल HDL3 एंड HDL2। तो एस्टेरिफिकेशन यहाँ से फिर से काट देना, ठीक है। थर्ड इज एस्टेरिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, जो आप एस्टेरिफिकेशन पहले पढ़ा था वो वहां से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। तो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिफ्यूज बैक करता है, तो उससे रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए जो एंजाइम LCAT है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज वो एक्टिवेट होता है किससे? एपोA1 से, जो HDL में होता है, नेसेंट HDL में होता है। ठीक है, उससे एक्टिवेट होता है और कन्वर्ट करता है फ्री कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्टेराइल एस्टर्स में, जो कि मूव करते हैं कोर में और बनाते हैं HDL को एक स्पेरिकल फॉर्म। ठीक है, टू प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम diffusing back out, the enzyme LCAT lecithin cholesterol acetyl transferase activated by ApoA1 converts free cholesterol into cholesterol esters, which move into the core, making HDL spherical, HDL3 and then HDL2। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है द CEPT स्विच फॉर द CEPT स्विच। तो इसमें क्या होता है कि जो कोलेस्टेराइल एस्टर ट्रांसफरेज प्रोटीन था वो अलाउ करता है HDL को कि वो जाए और कोलेस्टेराइल एस्टर से मतलब अपना बिजनेस कर पाए, ट्रेड कर पाए, ताकि क्या हो पाए फॉर टैक्स विद VLDL LDL। ये काट देना है, इसको बताने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, काट देना है ऐसे वीडियो वीडियो काट देना, वीडियो काट देना, वीडियो काट देना। देखो इतनी चीज़ें हैं, बाकी इसके बाद कुछ चीज़ें और आती हैं जो कि आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। द CTP स्विच होता है जो इससे बस आप इस तरीके से याद रखिए, जो कोलेस्टेरॉल एस्टर था ट्रांसफरेज प्रोटीन, वो अलाउ करता है HDL को कि टेक करे कोलेस्टेरॉल एस्टर्स और टैग विद VLDL, मतलब टैग दे और VLDL LDL ले ले।
ठीक है, दिस इज द की बिटवीन द पाथवे। और फिर हेप्टिक टेक आता है, एचडीएल जो होता है वो डिलीवर करता है कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वाया SRB1 रिसेप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। एक बार जल्दी से लिख लेते हैं, बस इसके बाद ये हमारा यहीं पे खत्म होगा। द CEEP स्विच। देखो इतने डीप में कभी नहीं आने वाला, ये जान लीजिए, लेकिन अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ रखा है और कभी आता है और आपने ये सब लिख दिया, तो मैं सच बता रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और 99% ऑफ द लोग नहीं पढ़ते हैं BMS फर्स्ट ईयर में। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप 99% लोगों से पहले ही आगे हो जाएंगे, और उस एज को मेंटेन रख पाए, बस उस एज पे रह पाए, बस आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली BMS जर्नी में। ट्रांसफर प्रोटीन CEEP allows HDL to trade polysteryl ester for tags with VLDL LDL। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया, फिर फिफ्थ आ जाता है अपना हेप्टिक टेट, हेप्टिक टेक। इसमें क्या होता है कि जो HDL होता है डिलीवर इट्स कोलेस्ट्रॉल टू द लीवर वाया द SRB1 रिसेप्टर। ठीक है, इतनी चीजें हुई। एक बार क्विक समरी देख लेते हैं ताकि क्विक रिकॉल हो पाए। तो देखो हम लोगों ने काइलो लाइपोप्रोटीन में काइलो माइक्रोन की बात करी है, जिसका मेजर लिपिड था डाइटरी टैग। प्राइमरी एपोप्रोटीन था एपो B148C1E। मेजर फंक्शन था ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स टू द टिश्यू। इसी तरीके से VLDL की बात करी, LDL की, HDL की, जिसमें VLDL में एंडोजिनस टैक्स की बात करी, LDL में कोलेस्ट्रॉल की बात करी, वो बैड कोलेस्ट्रॉल, और HDL में गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करी। बस इतनी ही चीज़ें थी। अगर क्लिनिकल इंटीग्रेशन की बात करें कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो जो टाइप 1 हाइपर लाइपोप्रोटीन एनीमिया है, डिफिशियंसी ऑफ LPL और ApoC2 है, जो कि लीड करता है एक मैसिव टैग बिल्डअप को। ठीक है, मतलब एक फैट का बहुत ज़्यादा जम जाना, उस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा है फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन इन द LDL रिसेप्टर्स हो जाता है, जिससे क्या होता है कि अर्ली ऑनसेट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, बिकॉज LDL कैन नॉट क्लियर फ्रॉम द ब्लड। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें, एथेरोस्क्लेरोसिस वही होता है कि LDL ऑक्सीडाइज हुआ और टेकन अप बाय स्कैवेंजर रिसेप्टर ऑन द मैक्रोफेज, जो कि डाउन डाउन रेगुलेट नहीं हो पाए और फोम सेल्स बनाए और फैटी स्ट्रीक बना दिए, वहाँ पे फैट जमा हो गया, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आती। एक बार आप बुक से भी जाके ऊपर ऊपर से देख सकते हैं कि जो मैंने चीज़ें बताई सही हैं गलत हैं, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी इसमें अब बचता है हमारा फंक्शन ऑफ स्किन, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्किन द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो लेट्स गो दीज। सो अब हम बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। तो देखो, स्किन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आता है, क्योंकि ये बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। कंप्राइजेज अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 15% हमारा स्किन होता है। अगर हम लोग इसे फिजियोलॉजिकली डिवाइड करें तो ये 3 लेयर्स में डिवाइड होगा। पहला तो एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस। अब लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। अप्रॉक्स 15% ऑफ बॉडी वेट।
दूसरा पॉइंट है कि फिजियोलॉजिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। पहला तो है एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस एंड थर्ड इज हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोल सकते हैं, है ना। अब देखो, अगर हम लोग एक एक करके सारे जो लेयर्स ऑफ स्किन होती है उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारा एपिडर्मिस। फर्स्ट इज एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस में सबसे पहली अगर चीज हम लोग के दिमाग में आएगी तो क्या आएगी, कि ए वैस्कुलर होती है, कि इसमें मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होते। ए वैस्कुलर होती है और किस चीज से मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्किन के बारे में, आपको हमेशा पता होना चाहिए एपिडर्मिस के बारे में। ए वैस्कुलर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियम से बनी होती है। फिर उसके बाद देखो, जो एपिडर्मिस होती है उसमें कौन से सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, केराटिनोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो होती है एपिडर्मिस, इसके भी अंडर 5 तरीके से हम लोग लेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं। फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लेयर्स आते हैं, स्ट्रेटम बेसेल, स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम, लसीडियम, कॉर्नियम, ठीक है। तो ये इसके लेयर्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कभी भी आप एपिडर्मिस या स्किन की बात करेंगे तो ये लेयर्स हमेशा आपको याद होनी चाहिए। रचना शरीर जब आपको पढ़ते हैं तो उसमें भी चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्वचा के कितने भेद हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसका मेजरमेंट कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। और कौन से कुष्ठ रोग कौन सी स्किन के लेयर्स में होते हैं, कौन सी त्वचा के लेयर में होता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है रचना शरीर में, ठीक है। तो वहां पे वो आप जरूर पढ़िएगा। अगर आपको ये चीज नहीं आती ना, जाके एक बार रचना शरीर में पढ़ लीजिएगा। चरक का और शुष्क का, किसका 6 है किसका 7 है, सारी चीजें आपको वहां से देखनी है, ठीक है। तो एपिडर्मिस में कौन से सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ प्राइमे प्राइमरली ऑफ केराटिनोसाइट्स, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर डिस्टिंक्ट लेयर्स। अगर हम लोग बात करते हैं डीप टू सुपरफिशियल, फ्रॉम फर्स्ट इज स्ट्रेटम बेसेल। इसको हम लोग जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं, जर्मिनेटिवम या फिर जर्मिनाइटाइवम, जो भी आप बोलना चाहें उसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल होता है, ये लेयर, सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल्स, दिस इज द साइट ऑफ एक्टिव माइटोसिस। ठीक है, मतलब इसमें एक्टिव माइटोसिस होती रहती है और ये जनरेट करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इसमें मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। मेलानोसाइट्स आपने पहले भी पढ़ा रखा होगा, मेलानोसाइट कलर कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जो पिगमेंट हमारी जो स्किन है उसको प्रोवाइड करते हैं। और मार्कल सेल्स होते हैं, मार्कल सेल्स भी शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ। मार्कल सेल्स होता है
अपना टच रिसेप्टर्स, ठीक है। इट कंटेन मेलानोसाइट, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट्स, पिगमेंट प्रोडक्शन एंड मैर्कल सेल्स। क्या होता है टच रिसेप्टर्स? शायद माइक में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है मेरे, तो कभी कभी थोड़ा सा ब्लर हो जाती है आवाज, इतना आप लोग समझते होंगे, इतना भी खराब नहीं हो जाती है आवाज। फिर आता है सेकंड नंबर पे स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है आवाज में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा मुझे, ठीक है। अगर कोई नई दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं। देखो स्ट्रेटम स्पाइनोसम में क्या होता है कि ये कुछ लेयर्स थिक होती है, मतलब सेवरल लेयर की होती है, सिंगल लेयर की नहीं होती है। इसमें सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स एक तरीके का जंक्शन होता है जो दो सेल्स के बीच का होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा रखा होगा। एक तरीके से इस पे स्पाइनी अपीयरेंस मिलता है। तो इतनी बात हो गई स्पाइनोसम की, इसीलिए इसको स्पाइनोसम बोलते हैं, क्योंकि स्पाइन टाइप का अपीयरेंस मिलता है इसमें, क्योंकि डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के बीच के जो जंक्शन होता है। इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं अगर उसकी बात करें, तो इसमें लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। अब लैंगरहैंस सेल्स यार कहीं तो सुना है। लैंगरहैंस यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इम्यूनोलॉजिकली सर्वेलेंस या फिर एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, सेवरल लेयर थिक, लेयर्स थिक cells are joined by desmosomes giving spiny appearance, ठीक है। और जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, लैंग कंटेन लैंगरहैंस cells, immunological surveillance, antigen presentation, ठीक है। थर्ड लेयर इसमें आती है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम की, ठीक है। थर्ड इज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होना चालू हो जाते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं केराटोहियालिन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ग्रैनुलोसम कह रहे हैं। ये सेल जो होता है ये ट्रांजिशन होता है बिटवीन कि कहाँ पे सेल और मतलब सेल जिंदा हो रही है और कहाँ से सेल डाई हो रही है, ठीक है। जैसे ये लेयर ऑफ स्किन है, एक लेयर ऑफ सेल्स है जो इतना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, और एक है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब सेल्स एक्टिव हैं। तो एक ट्रांजिशन एक टाइप का बनाती है, ठीक है। दिस लेयर मार्क्स द ट्रांजिशन वेयर सेल बिगिंस टू डाई, ठीक है। अभी तक सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अब यहाँ से डाई होना चालू हो रहे हैं। अब देखो अंदर से बाहर आ रहे हैं ना हम लोग, तो जैसे अंदर डीप वाली थी, तो डीप वाली बहुत ज्यादा माइटोटिकली एक्टिव होगी, बहुत ज्यादा जनरेट करी होगी, बन रही होगी। और बाहर की जो लेयर होगी वो डेड सेल्स से बनी होगी। वो जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो शेड होती रहेगी। तो एक तरीके से ग्रेनुलोसन जो है वो एक ट्रांजिशन लेयर है कि हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से सेल थे, वो जिंदा थे, और यहाँ पे सेल जो है वो डाई होना चालू कर दिया है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, cells begins to flatten and accumulate keratohyalin granules. This layer
marks the transition where cell begins to die. Begins to die. अब इसके बाद कौन सी लेयर आती है 4th नंबर पे? स्ट्रेटम ल्यूसीडम। स्ट्रेटम ल्यूसीडम। तो स्ट्रेटम ल्यूसीडम के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? ये क्लियर थिन लेयर ऑफ सेल्स होती है, लेकिन ये सिर्फ थिक स्किन में होती है, जैसे कि पाम हो गए, सोल हो गए, इसमें एलेडिन होता है। ठीक है, क्लियर थिन लेयर found only in thick skin, palm and sole. इसमें कौन क्या कंटेन करता है? कंटेन एलिडिन। ठीक है, अब 5th आ जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब कॉर्नियम अपर मोस्ट लेयर होती है। अपर मोस्ट लेयर, बाहर की जो हमारी स्किन लेयर होती है, कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 layers of dead flattened cell, dead flattened anucleated keratinized cell, anucleated keratinized cells. Corneocytes. This provide primary barrier function. प्राइमरी कि मतलब बाहर के जो दिक्कत वाली चीजें हैं, वायरस बैक्टीरिया, उनको अंदर आने से रोक ले। ये वाली चीजें हो गई। अब इसका डायग्राम आप को मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे ऊपर वाली जो थी स्ट्रेटम कॉर्नियम थी, इसमें डेड केराटिनाइज्ड सेल्स थे, डेड केराटिनोसाइट्स। फिर इसके बाद एक दूसरी लेयर आई थी स्ट्रेटम लूसीडम। स्ट्रेटम लूसीडम के बाद एक पतली सी लेयर थी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, जो ट्रांजिशन थी बिटवीन द जहां से हमारा सेल बिगन्स डाई हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद अपना आ जाता है एक मोटी सी लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम। फिर आता है स्ट्रेटम बेसेल। अब इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। ये वाला जो स्किन लेयर है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर और अच्छे तरीके से बनाना है ऐसे ऐसे कर दीजिए, क्योंकि 20 to 30 लेयर्स थिक होती है। ये है स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर ये वाली जो लेयर होती है, ये स्ट्रेटम लूसीडम। फिर आता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। इसमें ग्रेन्यूल्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। फिर आता है अपना स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, इसमें BSS प्रेजेंट होते हैं। अच्छे से डायग्राम बनाएंगे तो प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर लगेगा। देखो, टीचर को भी बहुत ज्यादा कहे कि डायग्राम्स के अंदर का डिटेल में डीप में चीजें, तो वो इतना नहीं देखता। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान में मत रखिए। आप ध्यान में रखिए कौन सी ऐसी लेबलिंग है जो इंपॉर्टेंट होती है और वो कहाँ पे है, कैसी दिख रही है, बस दैट्स ऑल। डायग्राम में टीचर यही देखता है। अब जैसे इसमें बात करें तो इसमें लिविंग केराटिनोसाइट्स होंगे, उस ऊपर यहाँ पे डेड केराटिनोसाइट्स थे। ठीक है, ये बीच में जो लेयर्स है इसको स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम बोल रहे हैं। इतनी चीजें तो समझ में आ रही होंगी ना, दिमाग में घुस रही होंगी।
फिर और इसमें लैंगर था, लैंगर सेल, इसमें लिविंग केराटिनोसाइट्स हैं, और इसमें मेलेनिन भी एक तरीके से पिगमेंट प्रेजेंट है, मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट है, मार्केल सेल्स प्रेजेंट है, मार्केल सेल, मेलानोसाइट, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और लास्ट वाली सिंगल लेयर थिक थी जो हमारी सेंसरी नर्व एंडिंग प्रेजेंट थी, स्ट्रेटम बेसिल। ये हो गई लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, इतनी चीजें आपको आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं डर्मिस के बारे में। सेकेंड इज और डर्मिस, ये वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, या फिर कह सकते हैं वेस्कुलर वेस्कुलर होता है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। तो सेकेंड लेयर ऑफ स्किन की बात कर रहे हैं हम लोग, द डर्मिस, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, जो डर्मिस होती है ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एपिडर्मिस को। ये दो काम इसके मेन होते हैं। द डर्मिस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट टू द एपिडर्मिस। इट इज डिवाइडेड इनटू, अब इसके भी कुछ लेयर्स हैं, पैपिलरी लेयर, रेटिकुलर लेयर, तो उसके बारे में बात करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू, ए है पैपिलरी लेयर, सुपरफिशियल, देखो पैपिलरी लेयर, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो देखो जो पैपिलरी लेयर होता है, एक सुपरफिशियल लेयर होता है, ये कंटेन करता है डर्मन पैपिले, जो कि इंटरलॉक करता है एपिडर्मिस को इस डर्मिस से, ठीक है। सुपरफिशियल लेयर कंटेनिंग डर्मल पैपिले that interlocks with the epidermis, ठीक है। अब ये क्या होता है, रिच इन कैपिलरीज, रिच इन कैपिलरीज एंड मीजनर्स कॉर्पस्कल। अब मीजनर्स कॉर्पस्कल का बारे में पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा वो डीप चला जाता है, इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, और यहाँ शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कि ये जो मीजनर्स कॉर्पस्कल होता है, ये फाइन टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी फाइन टच होते हैं सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिए, कॉर्पस्कल्स, यहाँ लिख देता हूँ फाइन टच। अब इसका जो दूसरा लेयर है, रेटिकुलर लेयर, रेटिकुलर लेयर, एक बात ये बताइए कि आप मुझे अपना फेस दिखा के पढ़ाना चाहिए, फिर ऐसे ही ठीक है। डीपर
thicker layer composed of dense irregular connective tissue. Tissue contain type 1 collagen for strength and elastic fibers for flexibility. It houses sweat gland. It houses sweat gland, sebaceous gland, and hair follicles. ठीक है, ये हो गए हमारे रेटिकुलर सेल्स के बारे में। ये डीपर थिक लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसमें टाइप 1 कोलेजन होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिक फाइबर होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो होता है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें हम लोग स्किन की, तो एक तरीके से क्या होगा, आप अपना कॉमन सेंस लगा के देखिए कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या आएगा। सिंपल, इसका जो पहला मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, एक तरीके से बैरियर फंक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा अपना थर्मोरेगुलेशन, तीसरा सेंसेशन, चौथा मेटाबॉलिक फंक्शन में अब क्या आ जाएगा, अभी आप दिमाग लगाइए। मेटाबॉलिक फंक्शन में विटामिन डी सिंथेसिस। अब जैसे हम सन में जाते हैं तो कैसे हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है, क्योंकि जो स्किन होता है वो अपना काम करता है। एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं इनके बारे में। हर एक चीज का मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मेन मेन चीजें बता दे रहा हूँ मैं। क्योंकि कभी आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कि यार राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ हाउ द स्किन कन्वर्ट्स यूवी लाइट या और सन रेज इनटू द विटामिन डी, ये नहीं आएगा। हाँ बट ये आ सकता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द स्किन लिखिए तो उसके बारे में आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला अपना आ जाता है रेज प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में बैरियर फंक्शन की तरह काम करता है, बैरियर फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में केराटिन और कोलेजन होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कोई भी चोट वोट लग रही है उससे। केराटिन एंड कोलेजन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रॉमा। केमिकल बैरियर, अब केमिकल बैरियर में एसिड मेंटल जो पीएच होता है अपना, वो इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। ठीक है, बस याद रखिए कि हाँ ये एक चीज होती है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रेजेंट करता है, प्रिवेंट करता है। पीएच 4.5 टू 5.5 इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। सी इज बायोलॉजिकल बैरियर। अब इसके अंदर क्या होता है, जो लैंगरहैंस सेल्स पढ़ा था आपने, लैंगरहैंस सेल्स इनिशिएट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स। डी इज यूवी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन।
अब जो मेलेनिन होता है अब्जॉर्ब करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन को। ठीक है, बी बी अगर बात करें इसका, तो बी इज थर्मो रेगुलेशन। देखो अगर 10 नंबर का आएगा, ये जनरली 10 नंबर का आ जाता है इसमें, तो अगर 10 नंबर का भी आता है तो आपको इतनी चीजें लिख देनी है, ये अराउंड 4 पेजेस में चला जाएगा, 4 से 5 पेजेस में चला जाएगा, तो इतना आपको लिखना होगा और इतना एनफ होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो स्किन होती है वो रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को थ्रू टू प्राइमरी मैकेनिज्म। पहला तो वैसोडाइलेशन, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, उससे क्या हो गया हाइपरथर्मिया में डर्मल वेसल्स डायलेट हो गई और हीट अपना बना दिया। ठीक है, मतलब हीट निकाल दिया, हीट का एक्सचेंज ईजी कर दिया। और हाइपोथर्मिया में क्या हुआ, क्या कंस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि कंजर्व हो पाए। ठीक है, और दूसरा है स्वेटिंग। स्वेटिंग में क्या होता है कि इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द स्किन सरफेस रिमूव लेटेंट हीट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये लिख लेते हैं। द स्किन regulates body temperature through two primary mechanism। पहला है वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन। देखो, इन हाइपरथर्मिया डर्मल वेसल्स डायलेट कर लेती हैं, डायलेट टू डिसिपेट, मतलब हीट निकाल देती हैं। और हाइपोथर्मिया होता है दे कंस्ट्रिक्ट टू कंजर्व इट। ठीक है, बी ए था, ये बी है, सिडोरेसिस या फिर सेटिंग। इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट होता है, ऑफ स्वेट, उससे हम लोग को ठंडा ठंडा फील होता है ना, वही फ्रॉम द स्किन सरफेस रिमूव लेटेंट हीट फ्रॉम द बॉडी। तो ये हो गया अपना थर्मो रेगुलेशन। अब तीसरे फंक्शन की बात करें तो वो है सेंसेशन। सेंसेशन, अब सेंसेशन में जो स्किन होता है उसमें स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग ने ऊपर कुछ पढ़े थे, और भी होते हैं, जैसे कि मीजनस कॉर्पस्कल होता है जो कि फाइन टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पैसिनियन कॉर्पस्कल होता है जो कि डीप प्रेशर वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रुफीनी एंडिंग्स होता है जो कि स्किन स्ट्रेचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्री नर्व एंडिंग्स होता है जो कि पेन, ठीक है, नोसिस नोसिस नोसिसेप्शन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और टेम्परेचर के लिए फ्री नर्व एंडिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो जो स्किन होता है, द स्किन, अब इनके मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये अगर मतलब पहली चीज़ तो ये नहीं आता है, लेकिन हाँ इनके नाम पता होने चाहिए कि क्या क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप लिख पाएँ, या फिर अगर डायरेक्ट कुछ भी आता है, जैसे मीजनस कॉर्पस्कल के बारे में अगर आया, राइट अबाउट द मीजनस कॉर्पस्कल सिग्निफिकेंस इन द स्किन, तो आपको पता होगा ना कि हाँ मीजनस कॉर्पस्कल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फाइन टच के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो आप अपने आप को अपनी कॉमन सेंस लगा के आप पूरा आंसर बना देंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा ना मीजनल कॉर्पस्कल किस लिए रिस्पॉन्सिबल, आप पता चला कि कुछ भी लिख के आ रहे हैं उसमें, तो फिर उसके उसके नंबर आपको कटेंगे। ठीक है, और ये जान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में कॉपी कोई नहीं पढ़ता है। अब जैसे फाइनल ईयर में
आ गया हूँ मैं, तो इतना मुझे पता है कि जैसे टीचर से बात होती है, टीचर्स से पूछते हैं कि सर बताइए ये वाली चीज़ें कैसे हैं? फर्स्ट ईयर में तो बहुत बड़ी चीज़ें लगती थी। तो बताया करते हैं, मतलब सिर्फ़ एक टीचर नहीं, कई टीचर से बात हुई है। तो वो बताते हैं यार कि फर्स्ट ईयर में कुछ भी इंसान लिखता है, कुछ नहीं कोई पढ़ता। क्योंकि सबको पता होता है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कोई नहीं कर रहा। फर्स्ट ईयर में कोई भी पढ़ाई नहीं करता, कोई भी अच्छे से नहीं लिखता। अगर सारी कॉपीज़ पढ़ने बैठे ना, तो खुद ही का दिमाग हिल जाएगा कि यार बच्चे ने लिखा क्या है, नंबर कहाँ पे दे। इसीलिए अगर हेडिंग बच्चा सही डाल रहा है और अगर अच्छे-अच्छे श्लोक्स वो लिखे दे रहा है, दैट्स ऑल, दैट्स इनफ। उसको अच्छे से अच्छे नंबर हम लोग दे देते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाते कि यार ये वाला पॉइंट इसने गलत लिखा तो इसके नंबर काट लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? आप ये मत सोचिए कि यार ये पॉइंट गलत हो गया, ये गलत हो गया। सिर्फ एमसीक्यू सही रखिए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। दैट्स इनफ फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन बीएमएस फर्स्ट ईयर प्रॉप एग्जाम्स। ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। ये फाइन टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, लेकिन पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब मैंने बताया है लेकिन ये कोई टीचर नहीं बताएगा तुम्हें फर्स्ट ईयर का, क्योंकि वो क्यों चाहेगा कि यार तुम पढ़ाई ना करो। सब चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करे बच्चा, बीएमएस में आया है, तो ऐसा ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे, आगे आगे चल के बीएमएस का नाम खराब कर रहे हैं। वाइब्रेशन वो लोग नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ हम लोगों को बताते हैं। लेकिन हाँ, जब ऊपर की क्लासेस में जाते हैं तब इंसान पढ़ने लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं हो जाती है फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में। ये एक तरीके से डॉक्टर बनने वाले हो, आगे चल के किसी की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में होगी। अगर तुम्हें चीज़ें नहीं आएँगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आगे चल के टीचर अच्छे से चेक करते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना जाने देते हैं, इतना छूट मिलती है। प्री नर्व एंडिंग्स। अब देखो, मैं ये भी कर सकता था कि यार ये सीधे नोट्स लाऊँ, सामने रखूँ और आपको ऐसे ही ऊपर-ऊपर से बताते चलूँ और आगे बढ़ जाऊँ। बट मैंने यही कहा कि यार ठीक है, जैसे एनाटॉमी का करा था, लोगों को समझ में आया था, अच्छा लगा था, उसी तरीके से हम फिजियोलॉजी का भी करेंगे। बहुत ज़्यादा उस वक़्त पे आया था कि फिजियोलॉजी स्टार्ट करिए, तो करा तो रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छा लगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेंसेशन का फंक्शन। कौन-सी चीज़ क्या काम करती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बस नाम और उसका काम पता होना चाहिए। डी इज़ मेटाबॉलिक फंक्शन। या फिर विटामिन डी सिंथेसिस। अब देखो, इसमें देखो जब भी यूवी लाइट से अपना स्किन जो होता है वो एक्सपोज होता है, तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है एपिडर्मिस में, वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल में, जो कि विटामिन डी 3 होता है। दिस इज लेटर हाइड्रोक्सिलेटेड इनटू द लीवर। लीवर में जाके हाइड्रोक्सिलेटेड होता है और किडनी में जाता है और बनता है क्या, एक्टिव विटामिन डी। ठीक है? व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन द एपिडर्मिस। और एक और हैक बता दे रहा हूँ, वैसे ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भी ऐसे अगर आपकी कॉपी है लंबी सी, ठीक है, ये ऐसे आपकी कॉपी आती है और यहाँ पे मार्जिन खिंची होती है। आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो आंसर जैसे शॉर्ट आंसर लिखा, शॉर्ट आंसर के बाद आंसर 1 और उसका आंसर लिख लिया, फिर आपने आंसर 3 लिखा, फिर उसका आंसर लिख दिया, फिर 5 आंसर लिख दिया, फिर उसका आंसर लिख दिया। ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे करेंगे दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत कैसे हो जाएगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है स्कैन होती हैं कॉपियाँ, स्कैन होके चेक होती हैं। तो सिर्फ़ इतना पार्ट ही आपका आता है, इतना। साइड का भी कट जाता है यहाँ से और यहाँ से ये वाला मार्जिन भी कट जाता है, इतना आता है। तो आपका समझ नहीं आता टीचर को कि यार फर्स्ट आंसर के बाद इसने सेकंड आंसर लिखा है या थर्ड आंसर लिखा है, फिफ्थ आंसर लिखा है, सेवंथ आंसर लिखा है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। हमेशा आंसर लिखिए, शॉर्ट आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से लिखिए और नंबरिंग यहाँ पे मत डालिए। नंबरिंग इस मार्जिन के अलावा यहाँ पे भी डालिए, या फिर अगर यहाँ पे नहीं आंसर अच्छा लग रहा है तो शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने के बाद
आंसर 1, ए पॉइंट ये ऐसे, बी पॉइंट ऐसे, यहाँ श्लोक एक डाला, ठीक है, श्लोक डालने के बाद यहाँ उसका मतलब लिखा, फिर उसके बाद थर्ड चीज़ यहाँ पे आपने हेडिंग डाली छोटी सी, फिर इसके बारे में लिखा ऐसे ऐसे करके, फिर आपका जब आंसर खत्म हुआ आपने यहाँ से स्केल से लाइन खींच दी, तो टीचर को कॉपी चेक करने में ईजी होती है। इसके बारे में भी एक अलग से बताएंगे, ठीक है, एक वीडियो बनाया जाएगा इसके बारे में कि हाउ टू राइट आंसर्स इन BMS फर्स्ट ईयर एग्जाम। हाँ ये अच्छा दिमाग में आया, इस पे भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। तो एपिडर्मिस में क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है, इज कन्वर्टेड इनटू कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3। दिस इज later hydroxylated in the liver and kidney to become active vitamin D. E is excretion and absorption। अब इसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन में पता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया सॉल्ट्स वाटर स्वेट के थ्रू रिलीज होता है, एक्सक्रीशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया salts and water are lost via sweat। B is absorption। तो जो स्किन होती है वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को फॉलो करती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है किन किन चीज़ों के लिए, फैट सॉल्युबल ADEK के लिए एंड सर्टेन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, जो कि जैसे कि जो ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं उसके लिए सेलेक्टिवली परमिएबल टू फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK एंड कंटेन लिपिड सॉल्युबल ड्रग। ट्रांसडर्मल ठीक है, अब इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्लिनिकल कोरिलेशन में अपना अल्बाइनिज्म आ जाता है, नाम लिख देते हैं क्लिनिकल में अल्बाइनिज्म। इसमें क्या होता है कि टायरोसिनेज की डिफिशियंसी हो जाती है, जेनेटिक होती है ये डिफिशियंसी, जिससे मेलानिन पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस होता है और एकदम गोरा गोरा इंसान हो जाता है। वाइट विटिलिगो, विटिलिगो एक इम्यून ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें मेलानोसाइट्स में दिक्कत आ जाती है, तो उससे वाइट वाइट बन जाता है। इसको आयुर्वेद में जनरली चित्र से कंपेयर करते हैं, इसमें वाइट कलर का आपने देखा होगा हो जाता है पूरी स्किन। सोरियासिस, सोरियासिस सोरियासिस बहुत कॉमन एक आती है। थर्ड के बाद फोर्थ बर्न्स, बर्न में भी बहुत आती हैं आपकी, जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ की, फर्स्ट डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब अलग अलग टाइप के डिग्री ऑफ बर्न्स होते हैं, जिसमें स्किन में एपिडर्मिस जल रहा है कि डर्मिस जल रहा है कि मसल्स में चला गया कि फैट में चला गया फिर और अंदर चला गया, तो उसमें भी आपका आता है। ये आप अगत तंत्र में पढ़ लेंगे सेकेंड ईयर में, और वहाँ पे आपका आ जाता है, इंजरीज के चैप्टर में आता है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो लेट्स गो टू स्वेट एंड सेबेशियस। देखो स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड दोनों ही स्किन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं, स्किन के एक इम्पॉर्टेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिखे स्वेट ग्लैंड।
तो द स्किन कंटेन टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है अपना स्वेट, जिसको हम लोग सुडोरी फेरस ग्लैंड बोलते हैं, सुडोरी फेरस ग्लैंड। एंड सेकेंड इज अवर सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। अब देखो, इनके बारे में हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्वेट ग्लैंड की हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे, तो लिख लेते हैं स्वेट ग्लैंड, यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं। एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, ताकि याद करने में इजी रहे। तो सबसे पहले आ जाता है स्वेट ग्लैंड या फिर सुडोरीफेरस ग्लैंड। अब देखो, इसमें क्या होगा, ये जो ग्लैंड होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि एक वाइटल रोल प्ले करते हैं थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। इतना तो आपको पता ही होगा, जो भी बॉडी की हीट है वो इसके द्वारा कम हो जाती है और इसके द्वारा बढ़ जाती है। जब भी स्वेट ज़्यादा निकलता है तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि जब भी वो सूखता है तो ठंडा ठंडा फील होता है। तो उसी तरीके से, और जब अपना कॉन्ट्रैक्ट कर देता है तब अपना थर्मोरेगुलेशन हो जाता है, अपनी बॉडी के अंदर की हीट बाहर जल्दी नहीं निकल पाती है। और एक्सक्रीशन में तो ये लिख लेते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आर tubular structure that plays a vital role in thermoregulation and excretion। अभी इसको भी हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आ जाएगा एक्राइन स्वेट ग्लैंड। ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, एट्थ नाइन्थ में। एक्राइन ग्लैंड और दूसरा एपोक्राइन। नाम तो सुना सुना लग रहा होगा आपको। तो देखो, जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और कुछ कुछ जगहों पे स्पेशली अच्छे तरीके से ये वाले ग्लैंड्स हम लोग को मिलते हैं। कौन कौन से वो जगह हैं, जैसे पाम हो गया, सोल हो गया, फोरहेड हो गया, तो यहाँ पे ये जो ग्लैंड है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नॉर्मल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड टाइप के होते हैं, जो कि जो जो इसका सिक्रेटरी पार्ट होता है वो डर्मिस के अंदर एकदम डीप में होता है। और जो डक्ट ओपन होती है वो एकदम स्किन के बाहरी सरफेस, जो स्वेट पोर्स होते हैं, उसमें ओपन होती है। लिख लेते हैं, these are the most common sweat gland, most common, distributed throughout the body, distributed throughout body, especially on the palm, sole and forehead। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सिंपल कॉइल्ड ग्लैंड होती है, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। और जो सिक्रेटरी पार्ट होता है लाइज डीप इन डर्मिस, डीप इन डर्मिस, एंड डक्ट opens directly
onto the skin, surface via a sweat pore। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन की बात करते हैं कि किस तरीके से सिक्रीशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन। तो इसमें क्या होता है कि जो मीरोक्राइन होता है, मीरोकाइन अब क्या होता है, सिक्रीशन वाया एक्सोसाइटोसिस, द सेल रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, मीरोकाइन, मीरोकाइन का क्या मतलब है, सिक्रीशन हो रहा है वाया एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस मतलब एग्जिट हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस, द सेल रिमेन इंटैक्ट। ये आपने नीट में भी पढ़ा होगा, जैसे मीरोक्राइन और एपोक्राइन आता है, तो मीरोक्राइन जैसे कोई एक ग्लैंड है, तो उसका एक नॉर्मल सिक्रीशन निकल रहा है, वो ग्लैंडों के मीरोक्राइन, और दूसरी होती है एपोक्राइन, जिसका जो मतलब डायरेक्टली वो ग्लैंड ही निकलने लगती है। ठीक है, तो एपोक्राइन हो जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आएगा। फिर इनर्वेशन की बात करते हैं। तो इनर्वेशन में सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स। अब इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये, दैट रिलीज करते हैं, रिलीज एसिटाइल कोलिन। अब देखो मैंने लिख तो दिया, लेकिन वैसे आपको ये वाली चीजें आनी चाहिए कि सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर कौन कौन से होते हैं। सिंपैथेटिक का क्या मतलब होता है, कि जैसे अगर आ गया तो सिंपैथेटिक का क्या मतलब है, कोलिनर्जिक का क्या मतलब है, फाइबर्स का क्या मतलब है, सबको अलग अलग आपको पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली नाम से ही आप समझ जाएंगे। वैसे नर्वस सिस्टम वाली जो वीडियो है मैंने, उसमें इसको डिटेल में बताया हुआ है कि कौन-कौन से उसमें फाइबर्स होते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। कोलिनर्जिक फाइबर क्या होते हैं, एड्रीनर्जिक क्या होते हैं, क्या काम होते हैं, क्या रिसेप्टर्स होते हैं, पोस्ट सिनैप्टिक कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, प्री सिनैप्टिक कौन से रिसेप्टर, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था, M1 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अगर नहीं आता आपको, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? फिर आता है कंपोजिशन ऑफ एक्राइन स्वेट, कम कॉम्पोजिशन ऑफ एक्राइन स्वेट। तो देखो जो कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, तो कॉम्पोजिशन में 99% वाटर होता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइट्स जैसे Na+, Cl-, K+, ये सारे इसमें होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, लैक्टिक एसिड। ठीक है, पीएच की बात करें, पीएच 4.0 से मतलब 4 से 6 होता है, एसिडिक होता है पीएच, एसिडिक 4.0 से 6.0, इनहिबिट, विच इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या फंक्शन होता है। देखो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इसी तरीके से ही लिखना, आपको वहां पे ज्यादा नंबर मिलेंगे। पहला है थर्मोरेगुलेशन। अब इसको भी आप डिटेल में डिफाइन कर सकते हैं कि थर्मोरेगुलेशन किस तरीके से होता है, कि कूलिंग ऑफ द बॉडी वाया इवेपोरेशन ऑफ द स्वेट। और दूसरा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सॉल्ट्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारे अमोनिया कंपाउंड्स हैं, इसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, ये निकलता है, और सॉल्ट भी निकलता है। फिर तो मतलब मेन यही
फंक्शन है, ये इस फंक्शन को आप डीप में डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको टाइम हो आपके पास, वरना इतना ही आपके लिए काफ़ी है। फिर आ जाता है एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एपोक्राइन ग्लैंड ये लिमिटेड होते हैं कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में जो हमारी बॉडी में है। तो लिख लेते हैं दीज आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक areas like the axilla, pubic region, and areola of the breast. They become functionally सिर्फ puberty में, they become function only at puberty. ठीक है, अब इनके भी स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो लार्जर होता है, लार्जर देन एक्राइन ग्लैंड। जो डक्ट होते हैं, द डक्ट्स opens into a hair follicle. तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर की बात। दूसरा है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में डिकैपिटेशन सिक्रीशन होता है, अभी जो मैंने बताया था मीरोक्राइन एपोक्राइन के बारे में। तो यही पे डिकैपिटेशन सिक्रीशन भी उसे बोलते हैं कि जो एपिकल पोर्शन होता है सेल का वो हट जाता है, वो रिलीज कर जाता है, ताकि जो भी सिक्रीशन प्रोडक्ट है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसके साथ जा सके। द एपिकल portion of the cell is pinched off to release the secretory product। ठीक है, फिर एक्टिवेशन की बात करेंगे। एक्टिवेशन में स्टिमुलेटेड बाय इमोशनल स्ट्रेस एंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, stimulated by emotional stress and sexual excitement। अब देखो, जो स्वेट होता है वो उसमें कोई ओडर नहीं होती, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन जब भी स्किन के बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है और स्किन के जो बैक्टीरिया हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर बनाते हैं। वो हर पर्सन का एक कैरेक्टरिस्टिक अलग ओडर होता है, बट हाँ, कह सकते हैं कि उस स्किन के जो बैक्टीरिया हैं जब उससे मिलता है स्किन, तो उसकी एक अलग स्मेल होती है। ठीक है, तो इस जो ये है स्वेट ग्लैंड्स का, तो स्वेट ग्लैंड्स की इतनी ही चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी ही चीज़ें आपके लेवल पे हैं, इतनी ही चीज़ों को आप अच्छे तरीके से करके चले जाएँगे, आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है? अब चाहे एपियोक्राइन ग्लैंड की हम लोग एक तरीके से समरी भी देख सकते हैं कि अ, एक्राइन ग्लैंड क्या था? ऑल ओवर बॉडी था। एपोक्राइन ग्लैंड कहाँ था? एक्सिला और प्यूबिस में था। जो एक्राइन ग्लैंड था उसका जो डक्ट ओपन हो रहा था वो स्किन सरफेस पे हो रहा था। जो एपोक्राइन ग्लैंड था उसका डक्ट ओपन हो रहा था हेयर फॉलिकल के साथ। एक्राइन ग्लैंड का मैकेनिज्म था मीरोकाइन और एपोक्राइन ग्लैंड का था एपोक्राइन या फिर डिकैपिटेशन। स्टिमुलस की बात करें तो एक्राइन ग्लैंड जो होता है हीट और थर्मल स्ट्रेस की वजह से जब भी गर्मी लगती है तब सिक्रीट करता है स्वेट, और एपोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो इमोशनल स्ट्रेस या सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे
सिक्रीशन होता है इसमें। फिर एक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है जो कि हाइपरटोनिक होता है, और एपोक्राइन ग्लैंड होता है उसका विस्कस होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन या लिपिड पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें ही आपके आती हैं। अब क्लिनिकल फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं जिसको, जिसमें एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है ड्यू टू ओवर एक्टिव एक्राइन ग्लैंड। और एक होता है एनहाइड्रोसिस जिसमें इनएबिलिटी होती है, स्वेट नॉर्मली नहीं निकलता, जिससे हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, गर्मी सहन नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। और बाकी सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जिसमें स्वेट नॉर्मली हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड प्रेजेंट होने लगता है, और यूज एज अ डायग्नोस्टिक स्वेट टेस्ट। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें आपके लेवल पे स्वेट ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी मैंने चीज़ें बता दी, जो पॉइंट्स मैंने ओरली बताए वो भी आप लिख सकते हैं, वैसे जितनी चीज़ें मैंने इसमें बता दी बहुत है। फिर आता है आपका सिवेशियस ग्लैंड। सिवेशियस ग्लैंड क्या होता है? जो ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उसे हम लोग कहते हैं सिवेशियस ग्लैंड। सेकंड, सिवेशियस ग्लैंड्स। देखो ये कभी भी 10 नंबर में नहीं आएगा, ये 5 नंबर में आ सकता है, तो 5 नंबर में आपको इतना ही चीज़ें लिखनी है। अभी आपको आपके ऊपर है किस तरीके से लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये लिखना है, आप और आपके पास ये कॉपी है, और कॉपी का यहाँ से आपने आंसर लिखना स्टार्ट करा, आंसर 1 स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड में सबसे पहले स्वेट ग्लैंड की आप एक नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन की लाइन लिखेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखेंगे, और ये लिखेंगे यहाँ पे एक्राइन और यहाँ पे अपोक्राइन। एक शॉर्ट में ब्रैकेट बना के आप ये लिख सकते हैं कि ये क्या होता है और एक्राइन ये क्या होता है। अब इसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे इसके बारे में डिफरेंस लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एक्राइन स्वेट ग्लैंड एंड अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। फिर उसके बारे में टेबल यहाँ पे बना देंगे, तो आपका ये पूरा जो होगा आंसर ही अच्छा माना जाएगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर में आता है, तो यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे, टेबल जाएगी 2 पेजेस में, इसके इसके पीछे भी चली जाएगी। तो जो ये वाला दूसरा पन्ना है, यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल टेबल आ गई आपकी, थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखा दूर-दूर का, यहाँ तक टेबल आ गई। फिर इसके बाद जो टेबल में पॉइंट्स दिए हैं, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि ऐसा-ऐसा है, और यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हैं एक्राइन ग्लैंड का और अपोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है? तो बस यही है, डायग्राम इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ये आपका हो गया, जैसे डर्मिस हो गया, ये एपिडर्मिस हो गया, और यहाँ पे ऐसे ये आपका डर्मिस है, ये आपका एपिडर्मिस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ग्लैंड होता है एपोक्राइन में इस तरीके से होगा, जैसे कॉइल्ड 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 ऐसे होगा। ये हो गया आपका एपोक्राइन। और दूसरा ये आपका हेयर फॉलिकल आ गया। हेयर फॉलिकल के साथ साथ ही यहाँ पे ये होता है, इसको भी इसी तरीके से बना देंगे। ठीक है, ये अपना स्वेट बना रहा है और यहाँ पे स्वेट बना रहा है। ये हो गया एक्राइन। ठीक है, बस इस तरीके से बना देंगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर सेबेशियस ग्लैंड की बात करते हैं, तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी। तो जो सेबेशियस ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स आर ब्रांच्ड एसिनर ग्लैंड, usually associated with hair follicle, associated with hair follicle। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि कहाँ-कहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन
तो आप कह सकते हैं ना कि पूरी बॉडी में हमारे सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हर एक बॉडी पार्ट में थोड़ा-सा जो अपना ऑयल होता है वो सिक्रीट होता रहता है। फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट palm and sole. दे आर लार्जेस्ट। अब एक कॉमन सेंस लगाओ कि सबसे ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी? जब मैं सेंटेंस पूरा करूँगा तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले आप बता देंगे तो बहुत अच्छा कॉमन सेंस है आपका। मोस्ट न्यूमरस ऑन द, बताइए बताइए। फेस एंड स्कैल्प। ठीक है, फेस और स्कैल्प में सबसे ज़्यादा होता है। मैकेनिज्म सिक्रेशन की बात करें, मैकेनिज्म देखो, जो होलोक्राइन होता है इसका मैकेनिज्म होता है। अब होलोक्राइन क्या है? जो पूरी जो पूरी एंटायर सेल होगी वो रप्चर हो जाएगी, डाइज हो जाएगी और रिलीज करेगी सिक्रेशन का, जिसको हम लोग सीबम कहेंगे। ठीक है, द एंटायर सेल रप्चर्स एंड डाइज टू रिलीज द सिक्रेशन कॉल्ड सीबम। अब हम लोग को तीन चीजें पता चल गई। एक्राइन ग्लैंड, एक्राइन ग्लैंड जो कि नॉर्मल सिक्रीशन कर रही हैं। एपोक्राइन जिसमें एक एपिकल पार्ट है वो अपना रप्चर हो रहा है, वो निकल रहा है और सिक्रीशन को साथ में ले जा रहा है। फिर आ गया यहाँ पे अपना होलोक्राइन। होलोक्राइन पूरी जो सेल होगी वही रप्चर होगी, जो मतलब सेल है वो रप्चर हो जाएगी और खत्म होके जो सिक्रीशन है वो अपना रिलीज करेगी, जिसको हम लोग सीबम कहेंगे। ठीक है, अब कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन कैसे होगा? कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन, क्या हो रहा है? प्राइमरी रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। अब इसमें भी दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। जो एंड्रोजन है वो अपना डिफाइन करेगा और दूसरा एस्ट्रोजन। हम्म क्या हो रहा है? पेंसिल खराब होगी क्या? एस्ट्रोजन। अब एंड्रोजन में जैसे कि अपना आ जाता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज सीमेन प्रोडक्शन। और एस्ट्रोजन में इनहिबिट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लड़कियों के बहुत कम पसीना आता है, वहीं लड़कों के बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। ठीक है, अब कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन, तो जो सीबम होता है, सीबम इज अ लिपिड रिच। इसलिए देखा होगा जो लोग मोटे होते हैं जिनमें मेद धातु की वृद्धि हो जाती है, उस समय उनमें जो स्वेट होता है वो ज़्यादा निकलता है, सीबम प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। लिपिड रिच सिक्रीशन कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड, वैक्स एस्टर्स, स्क्वालीन, कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा, और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में सबसे पहला आ जाता है अपना लुब्रिकेशन। रफनेस जो होती है हमारी बॉडी की उसको ख़त्म करता है, हेयर्स को सॉफ्ट बनाता है और अच्छा रखता है स्किन को। दूसरा है वाटर प्रूफिंग। ठीक है, एक्सेसिव इवेपोरेशन ऑफ वाटर को रोकता है। और थर्ड है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल।
मतलब जो फैटी एसिड होता है, जो सीबम प्रोड्यूस करता है, जो सीबम के अंदर होता है, उनमें एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है अगेंस्ट सर्टेन पैथोजन। ठीक है, तो ये हो गया। सेबेशियस ग्लैंड के बारे में एक बार रिवीजन देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सेबेशियस ग्लैंड में सबसे पहले ये ब्रांच एक्राइनल ग्लैंड होती है, यूजुअली एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के साथ होती है। डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में होता है एक्सेप्ट पाम एंड सोल। दे आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस इन फेस और स्कैल्प। मैकेनिज्म होलोक्राइन मैकेनिज्म होता है, जिसमें एंटायर सेल जो होता है वो रप्चर हो जाता है, डाई करता है टू रिलीज द सिक्रेशन कॉल्ड एज सीबम। कंट्रोल किस तरीके से होता है? हार्मोन्स के थ्रू। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। एंड्रोजन जो होता है वो इंक्रीज करता है, एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है। कंपोजिशन की बात करें तो लिपिड रिच सिक्रेशन होता है, जिसमें इतनी सारी चीजें हमारी प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन की बात करें, लुब्रिकेशन, वाटर प्रूफिंग, एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये वाला क्या इनफ है? तो देखो इनफ है। अब आपको जैसे लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप पूरी चीजें रट के नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रखा है तो आप इजीली चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन में आपको 3 पॉइंट मैंने दिए। अब इन 3 पॉइंट को किस तरीके से यूज करते हो ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन में सबसे पहला है लिब्रिकेशन। तो लिब्रिकेशन में आप किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन के बाद पहला लिखा है लुब्रिकेशन, इसको एज अ हेडिंग डाला। ठीक है, कि एग्जामिनर देख रहा है कि हाँ इसने फंक्शन में लुब्रिकेशन लिखा है, फिर इसके अंदर इसके बाद डैश लगा के इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट लिख दो, किस तरीके से हमारा जो सीबम होता है वो लुब्रिकेशन में काम करता है। अब ये वाली चीजें तो मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो आपको जनरल लाइफ में भी आपको दिख रहा होता है, तो वही आपको लिखना है। वाटर प्रूफिंग किस तरीके से है, तो वाटर प्रूफिंग। एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल किस तरीके से है, तो आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप को मुझे लग रहा है कि इतना समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ कह सकते हैं कि नॉलेज का खेल नहीं होता है, प्रेजेंटेशन का भी खेल होता है। उससे आपका किस तरीके से नंबर मिलने वाले हैं वो डिफाइन होता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में इसमें भी जैसे एक्ने वल्गारिस आता है, जिसमें सेबेशियन ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ डक्ट, और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, तो आ जाता है। इसकी वजह से तो एक्ने वल्गारिस हो जाता है। दूसरा है कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस। तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें ओवर एक्टिविटी हो जाती है सेबेशियस ग्लैंड की, जिसकी वजह से ऑयली स्किन और स्केली स्किन हो जाती है। ठीक है, ऑयली भी हो सकती है और स्केली स्किन हो सकती है। तो ये कंडीशन आती है, 2 कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा आपकी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो इतनी ही चीज़ें आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट हैं, इतनी चीज़ें आप अच्छे से करके जाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को अपने दिमाग लगाकर टैकल करिए, अच्छे से तरीके से प्रेज़ेंट करिए, हेडिंग अच्छी डालिए, अच्छी हैंडराइटिंग लिखिए, तो आपको अच्छी तरीके से नंबर मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है? तो एडिपोज टिश्यू में इतनी ही चीज़ें थी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं सच बताऊँ तो आता है वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल। इस पे कभी-कभी क्वेश्चन एग्ज़ामिनर जाता है। इसमें आयुर्वेद का पार्ट पूछ लेते हैं, या फिर अगर पूछेंगे तो स्किन त्वचा के बारे में बताओ आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न मॉडर्न के अनुसार। तब आपको दोनों लिखने पड़ते हैं। 10 नंबर में जनरली क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि यहाँ से भी आ गया और वहाँ से भी आ गया, तो 5-5 नंबर के हो गए 10 नंबर। ठीक है, स्वेट ग्लैंड और स्पेशियस ग्लैंड बहुत ही रेयर आता है। आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं इसको अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।